उत्तर प्रदेश में राजनीति एक नया आयाम लेती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज न तो राज्य में बनती हुई दिख रही है और इसका ऐसा परिणाम सामने आ रहा है जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धर्म के आधार पर पूरे राज्य को अब बांटने की पुरजोर कोशिश होती दिखाई दे रही है। एक महिला का पहले गैंगरेप किया जाता है, उसे अगवा किया जाता है, उसे जबरन गिरफ्त में रखा जाता है, उसके बाद उसका धर्मांतरण कर दिया जाता है और उसके बाद वो महिला किसी तरीके से अपने आप को भाग कर बचा पाने में सफल होती है और बताती है कि उसकी जैसी एक नहीं करीब 20-25 ऐसी महिलाएं और हैं जिनका धर्मांतरण ही नहीं किया जा रहा बल्कि उन्हें एक तरह से तैयार किया जा रहा है कि कैसे उन्हें गल्फ के देशों में, खाड़ी के देशों में भेज दिया जाए। यह पूरा का पूरा मामला एक सियासी रंग इख्तियार कर चुका है क्योंकि इस पूरे मामले में धर्मांतरण भी जुड़ा हुआ है और हर पार्टी यहां पर अपने उल्लू सीधा करते हुए दिखाई दे रही है। आखिरकार उत्तर प्रदेश को क्या हम मुर्दा प्रदेश बनाने जा रहे हैं? देखिए छोटी रिपोर्ट, उसके बाद करते हैं चर्चा। मेरठ की एक लड़की के खुलासे से यूपी की सियासत में हड़कंप मच गया है। इस लड़की का आरोप है कि जिस जगह वो नौकरी करती थी वहीं उसके साथ साजिश रची गई। लड़की का इल्जाम है कि उसके साथ पहले रेप हुआ और फिर धर्म परिवर्तन कराया गया। 8 महीने तक मैंने वहाँ पे टीचिंग की थी। उसके बाद में 23 तारीख को वो लेके गए थे हम लोग। कहाँ आप रहे? पहले हापुड़ रही, पहले फिर उसके बाद में वहाँ पे 2 पाई पता नहीं कोई गढ़ की तरफ 2 पाई है और फिर उसके बाद में एक वो उसके बाद में वो कहीं और ले गए थे, किसी और अपनी ससुराल मदरसे वाले कहीं और पोपई, उससे आगे एक गाँव और फिर उसके बाद में जो किसी मुजफ्फरनगर, उसके बाद में मुजफ्फरनगर। लड़की का कहना है कि जब वो चंगुल से छूटकर लौटी तो घर वालों को हकीकत बताई। पुलिस को शिकायत की गई और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के आधार पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार की गई, थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दी गई और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए मैंने आदेश कर दिया था। लेकिन अब ये मामला कोतवाली से निकलकर सियासत तक पहुंच गया है। बीजेपी अखिलेश सरकार पर वार कर रही है। छोटी सी घटना अगर कहीं बड़ा रूप ले गई तो सेहत के लिए नुकसानदेह होगा, समाज की सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। जिम्मेदारी होगी मेरठ के प्रशासन की। मेरठ के मुद्दे पर बीएसपी भी एसपी सरकार पर हमलावर नजर आई। पार्टी प्रमुख मायावती ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना की हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। उधर राज्य सरकार नरमी बरतने के आरोपों से इनकार कर रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह मेरठ में भी उन्हें सियासी साजिश नजर आ रही है। सरकार की जानकारी में है, अधिकारी जानकारी में है। मुरादाबाद में भी वरिष्ठ अधिकारी ने बयान देके बता भी दिया कि कौन ये दंगा करा रहा है और किसकी साजिश है। अब इस पर बैठ करके सरकार भी और अधिकारी भी सख्त कार्रवाई की जाए, कोई भी हो, मैं भी बात करूंगा। यूपी में सांप्रदायिक तनाव पर सियासत का ये पहला मामला नहीं है जहां प्रशासन और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगता है। वहीं विपक्ष पर भी सियासी फायदा उठाने की तोहमत लगती रही है। लेकिन सच ये भी है कि हाल के वक्त में यूपी में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं बढ़ी हैं। टीम न्यूज नेशन। हमने आपको दिखाया किस तरीके से पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में एक अलग सा माहौल पनपा ही नहीं रहा बल्कि अब तैयार होता भी दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत आज यहां पर यह आ रही है कि 12 जगहों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में क्या ये पूरा का पूरा मामला सांप्रदायिक रंग इसलिए लेता दिखाई दे रहा है या इसे सांप्रदायिक ढर्रे में इसलिए ढालने की कोशिश की जा रही है ताकि राजनीतिक फायदा उठाया जा सके? आइए चर्चा शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रभात शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस से हिलाल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी से अशोक देव जी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रभात जी, सबसे पहले शुरुआत में आपसे करूं। तमाम पार्टियां आज उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की है, हर कोई आज ये कहता दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक रंग देने पर आमादा है उत्तर प्रदेश में हर मुद्दे को। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 महीने से जब से मुजफ्फरनगर का हिंसा की बात सामने आई यही कोशिश करती दिखाई दे रही है? और अगर ऐसा नहीं है तो सारे राजनीतिक दल
पूरी की पूरी तरीके से आपके पीछे क्यों पड़े? हमें किसी के पीछे पड़ने का डर नहीं है, हमें डर आपसे है अजय जी। वो क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं जी। सच्चाई ये है कि मीडिया क्या कहती है, आपका मन क्या कहता है, आपकी जांच क्या कहती है। सवाल ये है, हम तो राजनीतिक लोग हैं जी। और आपने पहले कहा कि सियासत की रोटियां सेकते हैं हम लोग, हम ऐसा नहीं करते हैं। अगर ये करना या कहना है जिनका भी, चाहे वो बसपा हो या सपा हो, अगर वो ऐसा कहते हैं तो 73 सीटें हम जीते हैं। ये सारे जनता का अपमान, ऐसा आरोप लगाने वाले उन सभी जनता जिन्होंने हमें मत दिया है, ये उनका अपमान कर रहे हैं। इसलिए ये समझना चाहिए, ये सियासत का खेल नहीं है, ये नियत का खेल है। प्रभात जी, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हम और आप कोई भी जी नहीं प्रभात जी, इसमें कोई शक नहीं है कि यह पूरा का पूरा मामला कानून व्यवस्था का है और राज्य सरकार को कारगर तरीके से इस पर नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा, दिख भी नहीं रहा। हम इस पर अशोक देव जी से जरूर बात करेंगे कि 12 चुनाव क्या मायने रखते हैं, 12 चुनाव बिल्कुल ये मसला है। और यहाँ पर यहीं पर किसी लड़की की अस्मिता से, यहीं पर प्रभात जी सवाल ये उठता है कि राज्य सरकार ये मानती है कि संगीत सोमसरी के नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे पहचाने हुए चेहरे हैं, उन लोगों का खास करके इन्वॉल्वमेंट संदेह के घेरे में आता है। राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि अगर आपके नेता इन तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे तो एक सांप्रदायिक रंग दिया जाएगा। क्या ये आरोप जो आपकी पार्टी पर बार बार लगाया जाता है सही है? यही हम जानना चाहते हैं। क्या किसी घटना के बाद वहां राजनीतिक दल के लोगों को नहीं जाना चाहिए? क्या जनप्रतिनिधि का यह धर्म नहीं है कि वो वीरता से मिले, बातचीत करे? क्या धर्मों के आधार पर ये बातें तय होंगी? क्या किसी मुस्लिम महिला के साथ कोई घटना हो तो कोई हिंदू व्यक्ति नहीं जाकर पूछ सकता है? ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। अपनी असफलता के लिए दूसरों पर आरोप लगाना ये महज सहज है। ये इसको कोई आरोप ये और अब कर क्या सकती है सपा और बसपा, और क्या कर सकती है? चलिए, इसलिए ऐसे समय में खबर पालिका जो चौथा खंबा है, उसकी जिम्मेदारी सच्चाई के करीब तक पहुंचने की बड़ी बन जाती है। हम यही लगातार कोशिश कर रहे हैं प्रभात जी। कौन सच है कौन झूठ है ये आपको फैसला करना। प्रभात जी, हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं और आप भी पत्रकार रह चुके हैं, इसलिए आप जानते हैं कि पत्रकार आमतौर पर अपनी राय नहीं रखते, वो लोगों के लिए बस एक माहौल तैयार करते हैं ताकि राय लोग खुद तैयार कर सकें। अशोक देव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर कह रही है कि कानून व्यवस्था की पूरी नाकामी आपके सिरे है, और अगर देखा जाए तो वस्तुस्थिति तो यही है। राज्य में सरकार आपकी पार्टी की है, एक के बाद एक वहां पर हादसे होते चले आ रहे हैं। अगर लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक देखा जाए तो 206 सांप्रदायिक हिंसा के मामले सामने आ चुके हैं। भाई क्या चाहते हैं आप लोग राज्य में? बीजेपी के जो सम्मानीय नेताजी बैठे हुए जो कह रहे हैं, उसके पीछे उनको अपने कम से कम नेताओं के जवान पर लगाम लगाना चाहिए, या जो जहर बोने काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जहां तक समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार की बात है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसी भी दंगे को बहुत मजबूती से और तुरंत 5 घंटे से लेकर के 24 घंटे में रोकी है। आपने पीछे देखा है, चाहे सहारनपुर मुरादाबाद रहा हो, चाहे मेरठ रहा हो, और चाहे मुजफ्फरनगर रहा हो, और उसमें जो भी दोषी पाए गए उनके खिलाफ। चलिए, आपने कितनी तत्परता से कार्रवाई की इस पर तो सवाल उठता है, लेकिन अशोक जी मैं बहुत मोटा सवाल आपके सामने रखूं, एक आम आदमी का सवाल। बीएसपी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तब साल भर में 80 दंगे भी नहीं होते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आज है और पौने 3 साल में 500 से ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा की बातें सामने आ चुकी हैं। अब जरा बता दीजिए कि इसमें कानून व्यवस्था किसकी ज्यादा बेहतर है? बीएसपी की सरकार थी अजय जी, जब बीएसपी की सरकार थी तो कहीं न कहीं बीजेपी मिली रहती थी बीएसपी के सरकार से, और वो दंगा वहां भी होता था, कम होता होगा क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त थी, अपराधों में लिप्त थी, और वहां भी बलात्कार बहुत ज्यादा होता था। जो इस समय हुआ उससे ज्यादा हुआ है। हमारी सरकार जब आई है तो सबका ये प्रतिबंध लगाया गया है। हमारे यहाँ कोई प्रतिबंध की वजह से सब कुछ बढ़ गया है। 2.5 साल में भ्रष्टाचार, प्रतिबंध की वजह से सब कुछ बढ़ गया है। प्रतिबंध की वजह से सांप्रदायिक हिंसा में बढ़ोतरी हो गई है। प्रतिबंध की वजह से एक के बाद एक बलात्कार की घटनाएं आपके राज्य में सामने आ रही हैं। प्रतिबंध की वजह से आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं सड़क पर निकलने से भी डरती हैं। प्रतिबंध की वजह से और कार्य कुशलता की वजह से आज उत्तर प्रदेश में लोग ये सोचने को मजबूर है कि यहाँ पर सरकार है भी कि नहीं।
उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त है। ये विपक्षी लोग हताश और निराश हैं, विकास को देख चलिए इसलिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे होंगे शायद, क्योंकि अगर यही स्थिति होती तो लोग कम से कम आपके बारे में ऐसी बातें नहीं करते। एक प्रश्न ले लीजिए आप, मैं एक प्रश्न अजय जी ले लीजिए आप बीजेपी के साथी के लिए कि कर्नाटक के भाजपा के विधायक ने कहा कि अगर देश में दंगा रोकना है तो गुजरात का 2002 मॉडल लागू करना पड़ेगा, अर्थात जो है अल्पसंख्यकों के साथ नरसंहार करना पड़ेगा। क्या उसके खिलाफ इन्होंने माफ कीजिएगा अशोक जी, मैं बहुत अदब से अशोक जी आपके सामने कहना चाहता हूं, दंगों को भड़काने या दंगों के ऊपर राजनीति करने का ये चलन जब तक राजनीतिक दल करते रहेंगे हमारे देश में कभी चैन नहीं हो सकता। यह असुरक्षा का भाव आप लोग फैलाते हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपके सवाल को उचित नहीं मानता। बिल्कुल नहीं। 5 घंटे हिलाल अहमद जी नहीं कराए। हिलाल अहमद जी, क्या विपक्षी दल आजकल वाकई में इस अभाव में है, इतनी कार्यकुशल है समाजवादी पार्टी की सरकार कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और आप लोगों को बलात्कार, सांप्रदायिक दंगे और इसके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है? देखिए अजय जी, यहां पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के दोनों इस वक्त अलगाववाद की राजनीति कर रहे हैं। यहां पर जो चीज महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो 500 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए हैं उसमें से 200 दंगे उन जगहों पर हुए जहां पर बाई इलेक्शंस होने हैं, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो। लगातार वहां पे दंगे हो रहे हैं और लगातार इस तरह के बयानात आ रहे हैं जिससे कि ज्यादा धार्मिक उन्माद जो है वो भड़के। जो हुआ है यहां के पर मेरठ के अंदर हादसा हुआ है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है और उसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए जो दोषी हैं इसके पीछे। लेकिन उसके ऊपर जिस प्रकार की बयानबाजी दी जा रही है, जिस प्रकार की हिलाल अहमद जी बातें कही जा रही हैं, बिल्कुल हिलाल अहमद जी, पूरी तरह आपकी पार्टी पिछले 27 सालों से राज्य में सत्ता में नहीं रही है। लेकिन एक बात मैं अगर आप लोगों से, आपसे खास करके कांग्रेस से स्पष्ट तौर पर जानना चाहूं, इस तरह के मामले जब सामने आते हैं, महंगाई पर जब प्रदर्शन करना होता है तो आप लोग बड़े वहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ी बड़ी रैलियां करते दिखाई देते हैं, लेकिन जब कानून व्यवस्था की बात सामने आती है, महिलाओं के सम्मान की बात सामने आती है, तब आप लोग कहां रहते हैं? नहीं, ये बात कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। जब बता दीजिए पिछले 6 महीने में कांग्रेस ने ऐसा कौन सा विरोध प्रदर्शन किया जो कि सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ हो? जी मैं बता रहा हूं आपको जी। मोहनलालगंज में अभी जो विभत्स घटना घटी है उसके पश्चात जो हमारी राष्ट्रीय नेता हैं कांग्रेस की विमेन विंग की जो नेता हैं वो आई थी और उन्होंने यहां पर प्रदर्शन किया था और जम के प्रदर्शन किया गया था उसके विरोध में। चलिए, तो एक प्रदर्शन की बात आपको दिखाई देती है, प्रदर्शन किया गया था। यही मैं आप लोगों के सामने प्रदर्शित करना चाहता हूं। मैं यही आप लोगों के सामने प्रदर्शित करना चाहता हूं कि प्रदर्शन करने की राजनीति प्याज पहनकर तो बहुत अच्छी दिखाई देती है, लेकिन जब सम्मान की बात आती है या हिंसा को खत्म करने की बात आती है तो नहीं दिखाई देती। आइए एक छोटी रिपोर्ट यहां पर और दिखाते हैं किस तरीके से पूरे मामले पर राजनीति हावी होती दिखाई दे रही है। और उत्तर प्रदेश में खास करके ये बात इसलिए स्पष्ट दिख रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सांप्रदायिक हिंसा के अलावा शायद कोई और जरिया नहीं है वोट बटोरने का उत्तर प्रदेश में। प्रभात जी शायद मेरी इस टिप्पणी से सहमत ना हो, लेकिन प्रभात जी मैं इस रिपोर्ट के बाद सबसे पहले आपके पास आऊंगा। देखिए रिपोर्ट। यूपी में सांप्रदायिक तनाव के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में करीब 600 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई। 26 जुलाई को सहारनपुर में 2 समुदायों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद सहारनपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया। 27 जून को मुरादाबाद के कांट में सांप्रदायिक तनाव फैला। कांट में पुलिस और पब्लिक तक के बीच भिड़ंत हुई। 31 जुलाई को सोशल साइट पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर सांप्रदायिक तनाव फैला और शहर में अर्धसैनिक बलों को तैनात करना पड़ा। अकेले पश्चिमी यूपी में इस तरह के 259 मामले सामने आए। वहीं बुंदेलखंड में 6, पूर्वी यूपी में 16, अवध में 53 और तराई क्षेत्र में 29 ऐसी घटनाएं हुई। जिस पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा तनाव के मामले सामने आए, वहीं कुछ वक्त बाद 12 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं और जब ऐसी घटनाएं हुई हैं तब तक उन इलाकों में नेताओं का जमावड़ा लगा है। यह हालात सवाल खड़ा करते हैं कि क्या सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं होने से चुनाव का कोई भी एंगल जुड़ा है? क्या ये घटनाएं उपचुनाव के समीकरण तय करने का जरिया है? टीम न्यूज नेशन। और अभी इस मामले पर प्रभात जी, विश्व हिंदू परिषद का एक बयान सामने आया है कि मेरठ में जो कुछ हुआ है दरअसल उसे विमेन ट्रैफिकिंग, उसके साथ साथ सांप्रदायिक
सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश से जोड़कर देखा जाना चाहिए। अब बीएचपी का भी बयान इस पे सामने है और एक के बाद एक ऐसे तमाम बयान सामने आ रहे हैं। प्रभात जी, सवाल यहां यह खड़ा होता है, जब भी चुनाव सर पर होते हैं इस तरह के हिंसा की बात सामने आती है। मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद बार बार यह कहा गया कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होना था। जाहिर सी बात है, क्या हुआ क्या नहीं ये अलग चीज है, लेकिन अगर आप देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पहले फेज के चुनाव हुए थे, 20 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। ये तमाम आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। प्रभात जी, दुर्भाग्य है अजय जी, आप जैसा समझदार व्यक्ति भी अगर जनता के मतदाताओं का अपमान करे तो मैं नहीं समझता। ये मतदाताओं का सरेआम अपमान है। अगर 20 में से 18 सीटें हमें मिली हैं तो क्या आपका कहना यह है कि सांप्रदायिक दंगा के कारण मिला है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके विरोधी कहते हैं। अपमान नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके विरोधी कहेंगे। देखिए, विरोधी का कहना अजय जी अलग बात है जी, और इसलिए मैंने कहा कि पौने 3 साल में 600। देखिए अजय जी, ये बात आंकड़े कह रहे हैं, कोई चुनाव थे, जैसे जैसे जो है वो जब चुनाव पहले भी तब इस प्रकार के भाषण दिए जाते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि अगर 2002 का दंगा भूल गए हो तो मुजफ्फरनगर का दंगा याद करें, तो उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से कही है। क्या वो उनको याद नहीं है? प्रभात जी, देखिए, मैं इसमें इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि मैं इन दंगों की राजनीति में नहीं पढ़ता जी, लेकिन यह आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाना आपकी पार्टी को पड़ती है। हिलाल जी, और ये हिलाल जी, हिलाल जी, किसने कहा है कि उन्होंने हिलाल जी, जरा प्रभात जी की बात पहले सुन लीजिए। हिलाल जी, करने का अधिकार किसी को नहीं है। 600 दंगे अगर हुए हैं पौने 3 साल में, तो क्या चुनाव नहीं हो रहे थे पौने 3 साल तक? और 12 सीटों के लिए क्या इस तरह का माहौल बनाया जाएगा? अपनी राजनीतिक असफलता, अपनी सामाजिक असफलता, अपनी कानून व्यवस्था की असफलता को छुपाने के लिए किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह किसी राजनीतिक दल पर आरोप लगाए। बिल्कुल, बिल्कुल ये कह सकते हैं जी कि अगर जहां यहाँ के ऊपर आप जो है वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंच गए हैं और पहुंचेंगे। और भाजपा शासित राज्य है, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, आप देखिए क्या पोजीशन है वहां पे। लाइन आर्डर नाम कोई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जो हारी है, 3 के 3 सीट हारी, उससे बौखला गई है और उस बौखलाहट में वो पूरी तरह से सांप्रदायिकता पे उतर करके उत्तर प्रदेश के चुनाव कराना चाहती है। तो ये आपकी बौखलाहट है। आप उन 3 सीटों के जो हारे उसकी वजह से आप इस तरह से बौखलाए हुए और लगातार कोई ना कोई सांप्रदायिक। चलिए हिलाल जी, उसको लेकर हिलाल जी आपने अपनी बात यहां रखी, लेकिन अशोक जी, मैं जरा अगर सीधे तौर पर आपसे ये समझने की कोशिश करूं, ये सवाल एक पत्रकार का है। अगर कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और कानून व्यवस्था किसी राज्य में चरमराती है तो उसकी जिम्मेदारी तो आपके मुख्यमंत्री पर ही होगी। क्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये मानते हैं कि वो बिल्कुल असहाय हैं, निरे हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आप बार बार हर दंगे के लिए, हर सांप्रदायिक हिंसा के लिए भारतीय जनता पार्टी या फिर किसी और विरोधी दल को जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर ऐसा है तो फिर राज्य में आपकी सरकार की जरूरत क्यों है? क्यों आपकी सरकार की वहां पर मुख्यमंत्री की जरूरत है? अजय जी, उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों ने, खासतौर से बीजेपी ने दंगा कराने का पुरजोर कोशिश किया, कई शहरों में किया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने, चलिए अगर ऐसा है, रोका है। अशोक जी, मैं एक चुनौती आपके सामने पेश करता हूं। स्थिति सुधारी गई। अशोक जी, मैं एक चुनौती आपके सामने पेश करता हूं और आपकी सरकार के सामने। अगर आपके पास कोई बात तो सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। इसलिए नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए, इसलिए नहीं सुनूंगा क्योंकि आप जो बयान दे रहे हैं, उसे सत्यापित करने का एक भी जरिया आपके पास नहीं है और समाजवादी पार्टी दंगा रोकती है। अशोक जी, अगर आप इसे सत्यापित कर सकते हैं किसी भी अदालत में कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता आपके राज्य में, यानी कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार के होने के बावजूद दंगा फैला रहे हैं, तो यह बयान देने का अधिकार है आपको। अगर नहीं तो वाकई में आपकी सरकार की नाकामी है, मानिए इस बात को। ये बताइए,
अजय जी आप बताइए, आप चैनल पर भी सुने हैं, आप देखे हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर तोगड़िया साहब क्या कह रहे हैं? गोधरा भूल गए लेकिन मुजफ्फरनगर नहीं बोलना। ये क्या कह रहे हैं? वो स्वीकार कर रहे हैं कि मुजफ्फरनगर दंगा हमने कराया है। इनके नेता क्या कहते हैं, मंत्री क्या कहते हैं, दिलीप साहब जो गोवा सरकार में है, कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये क्या है? जहर नहीं बोया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है? आप कह रहे हैं कि 2002 का गुजरात मॉडल लागू कर दो पूरे देश में। अशोक जी, ये क्या चीज है? सीधा जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं और यही आज उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है। मैं आपके सामने ये सवाल सीधा रख रहा हूं, एक सीधा जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। क्या किसी भी कोर्ट में, क्या किसी भी अदालत में आज तक आपकी सरकार ने एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ दंगा भड़काने के आरोप को सत्यापित किया है? पौने 3 साल में क्या आपकी सरकार इतनी नाकाम है? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी निष्क्रिय है कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को आप जेल नहीं भेज सके? गई है, लेकिन आप तोगड़िया साहब की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तोगड़िया की बात नहीं कर रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं अशोक जी, मंत्री जी क्यों नहीं कर रहे? अशोक जी, जो उत्तर आपके मुख्यमंत्री के ऊपर आज ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप तमाम पार्टियों को भले ही दोष देते रहे, दोषारोपण करते रहे, लेकिन आज तक किसी भी अदालत में आपकी सरकार ने किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को दोषी नहीं ठहराने में कामयाबी हासिल की है। यह आपकी नाकामी है, मानिए इसको। ऐसा नहीं है। देखिए, जितने लोग भी, चाहे मुरादाबाद हो, सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, जितने भी दोषी हैं वो उसमें से एक भी भारतीय जनता पार्टी का कोई है क्या? जांच चल रहा है। उसमें से एक भी भारतीय जनता पार्टी का है कोई? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? उसमें आप दोषी है, दोषी बताइए, दोषी है। किसी अदालत ने आपने साबित किया? संगीत आप लोग नहीं मानते हैं, आप लोग नहीं मानते हैं। दोषी की बात कर रहे हैं, अब चैनल पर भड़काते हो। चैनल पर क्या कहा था? चैनल पर उन्होंने कहा था कि अगर आप नहीं समझेंगे तो हम स्थिति प्रभात जी, एक आखिरी सवाल हम आपसे ले लें, इस चर्चा को हम खत्म करें उससे पहले। चैनल से बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित या सहयोगी संगठनों के नेताओं के द्वारा ऐसे बयान भी सामने आते हैं जो दर्ज भी होते हैं, जिससे वाकई में सांप्रदायिक सौहार्द को ठेस पहुंचने की गुंजाइश बनती है? क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आपके तमाम नेताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। समाज का सौहार्द बिगड़े ऐसे बयानों से बचना चाहिए, एक बात। लेकिन जैसे आपने चुनौती दी है, ऐसे मैं सपा सरकार को चुनौती दे रहा हूं। सांप्रदायिक दंगा फैलाने वालों को जेल में तब तक रखें जब तक उनमें ताकत हो, छोड़ नहीं। चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, है उनमें दम, है कोई प्रमाण, रख सकते हैं जेल में। झूठ बोलकर राजनीति करना कुछ दिन और कर लें, 600 दंगे ये कौन करता है? आपके कितने नेता असफलता की कगार पर खड़े लोग हैं। ये सब जांच में आ चुका है, इनके पास बची नहीं हो रही है। आप उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। 73 लोकसभा में लोगों ने इनको जवाब दिया है। इसके बाद ये खेल खत्म है इनका। चलिए, मैं इसलिए अपना मुंह अपने हाथ से ढकने के सिवा इनके पास कोई जवाब नहीं है। चलिए, मैं मुंह चोरी कर ले, जबरदस्ती बोले, चाहे जो बोले, उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। अपने नेताओं मैं जानता हूं कठोर से कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करते। चलिए, करिए जहां साहब। मैं आप सबों से क्षमा चाहूंगा, इस चर्चा को हमें यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। प्रभात जी, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर सरकार चाहे तो राज्य में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बहुत ज्यादा नहीं चाहती कि सांप्रदायिक दंगों पर रोक लगे। अगर ऐसा होता तो कम से कम पौने 3 साल में 500 से 600 सांप्रदायिक हिंसा के मामले सामने नहीं आते। ये अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आप लोगों का शामिल होने के लिए। प्रभात जी, आप हमारे साथ बने रहें। वापस आते हैं और चर्चा करेंगे दिल्ली की। क्या दिल्ली में वाकई में सरकार बनाने के रास्ते में राजनीतिक दल ही रोड़ा अटका रहे हैं? करेंगे इस पर चर्चा, बने रहिए हमारे साथ।